चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक मेजर चैप्टर है अपना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो थोड़ा होश में रहने की ट्राई करना, नींद में मत रहना, नहीं तो चैप्टर कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। नहीं, ब्लैक कॉफी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी नहीं तो पी सकते हो। एक सिप मारोगे ना तो ऐसी नींद उड़ जाएगी ना। हो गई है? अच्छा, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, इसके ऊपर कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो पेज नंबर 71 है, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा हेड ऑफ इनकम है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है या बोरिंग, ऐसा कुछ है नहीं। आप जितना पढ़ते जाओगे आपको वो रियलिस्टिक भी लगता जाएगा, और एक एक सेक्शन जो है वो प्रैक्टिकली रिलेट भी होगा कि हाँ भाई ये सब चीजें बिजनेस में बड़ी कॉमन है। तो ये हेड तो ऐसा है कि हर एक को आना चाहिए, बिकॉज आगे जाके आप कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ बिजनेस या वेंचर करोगे तो कोई बेसिक आइडिया रहेगा कि टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है और इनकम टैक्स एक्ट क्या प्रेफर करता है वैसे। चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो डेफिनेशन दे दी, बोला बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, उसको समझाने की कोशिश की। तो बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बोला भाई डेफिनेशन के हिसाब से बिजनेस इंक्लूड्स, इंक्लूजन वाली डेफिनेशन है, मीनिंग वाली नहीं। बोला बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। तो ये सब टर्म्स यहाँ पे इन्होंने यूज किए हुए हैं, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। हाँ चलो देखें, तो बिजनेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब बिजनेस के डेफिनेशन में इन्होंने इंक्लूजन वाली डेफिनेशन दी और कुछ वर्ड्स रख दिए, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। ये तो चलो अपने को वर्ड समझ में आते हैं, कॉमन है, ट्रेडिंग, कॉमर्स वाली है, कॉमर्शियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, और लास्ट में लिख दिया और एनी एडवेंचर। ठीक है, वो स्पोर्ट्स वाला एडवेंचर नहीं है, बंजी जंपिंग कर रहे हो ऊपर से बोले ये बिजनेस है, ऐसा नहीं है। वो तो जो करवा रहा है उसके लिए बिजनेस है। एडवेंचर का मतलब बिजनेस में कोई रिस्क एलिमेंट तो होता ही है। तो आप कोई नया वेंचर अगर स्टार्ट कर रहे हो, वेंचर वर्ड आता ही है ना, तो एडवेंचर वही हो गया ना कि भाई होने को कुछ भी हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। कितने बिजनेसेस में ऐसा है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और मेजोरिटी बिजनेस में ऐसे ही होता है कि आप है ना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दैट डिपेंड्स के आपने कितना इवेल्युएशन, कितना असेसमेंट किया लोगों के, और लोगों के बिजनेस को कितना आपने इवेल्युएट किया। लेकिन उसके बाद भी जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे ना, तभी एग्जैक्ट सारी चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा बहुत अजम्पशन ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन 100% कोई श्योर नहीं हो सकता कि मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, इतने पैसे लगाऊंगा, इतना कमाऊंगा। वो करने के बाद ही पता चलेगा। तो रिस्क एलिमेंट हमेशा बना रहता है, उसी को अपने यहाँ पे एडवेंचर से एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशन का मतलब क्या है। तो प्रोफेशन वर्ड को ना लोग डिग्री से एसोसिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला ऐसा नहीं। वो डिग्री वाला पार्ट तो है कि आप क्वालिफाइड हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो यू आर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। फिर आप उस बेसिस पे अपना कुछ काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई वो आपकी प्रोफेशनल इनकम है, वो बात ठीक है। आप सीए हो, सीएमए हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, ये सब चीजें बात समझ आती है। बट प्रोफेशन वर्ड को इन्होंने यहाँ पे वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो प्रोफेशन में आ सकते हैं, जिसमें डिग्री की जरूरत नहीं है, जिसमें या तो टेक्निकल नॉलेज इनफ है, या कोई सर्टिफिकेशन इनफ है, या फिर वर्क एक्सपीरियंस भी काफी है। अब कोई इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए आजकल कोर्सेज आ गए हैं, डिग्री है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, डिप्लोमा भी है, बट कंपलसरी थोड़ी ना है कि वो करना ही पड़ेगा। कितने लोग काम करते करते सीख गए, एक्सपीरियंस से सीख गए। कितने लोगों में नेचुरल स्किल भी होता है कि भाई क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, किसी का इवेंट कैसे अच्छे से मैनेज करना है, नेचुरली भी होता है। तो नॉट नेसेसरी कि किसी ने इसकी पढ़ाई की हो। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज या बहुत सारे प्रोफेशन है जो क्वालिफिकेशन बेस्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्रोफेशन की डेफिनेशन में डेफिनेटली कवर होंगे। वैसा है, अब कोई हेयर स्टाइलिस्ट है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, ये सब चीजें तो सीखनी पड़ती है। बट कितनी बार लोग है ना वो अप्लाई करते करते भी सीख जाते हैं, देख देख के भी सीख जाते हैं। किसी का नेचुरल टैलेंट भी होता है, तो नॉट नेसेसरी कि किसी ने मेकअप करने की कोई डिग्री ली हो या हेयर स्टाइलिंग की डिग्री ली हो। कोरियोग्राफी करते हैं लोग। अच्छा, आजकल यही सब बिजनेस में कमाई ज्यादा हो गई है। अपने वाले जो डिग्री वाले वो बेचारे टेंशन में रहते हैं, क्या जॉब कितने हजार की मिलेगी, ग्रोथ कितना होगा, घर कैसे चलेगा, 10 से 8, 10 से 9 काम करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा। और ये जो बाकी के जो प्रोफेशन है, जिनको और जॉब्स में काउंट करते थे लोग, यार ये तो हॉबी के लिए अच्छा है, ऐसा है वैसा है, अब इनका पैकेज पूछो तो पता चलता है। फिर लगता है जितना महीने में कमाता होता तो ये दिन में लेके चले गए, खाली बाल सेट करने के, मेकअप करने के। अब वो स्किल वाली बात हो गई ना। अब वो ब्राइडल मेकअप कोई करके दे रहा है, पूछो कितने पैसे लेते हैं। पैकेजेस देखो 25,000, 50,000, 75,000, 1-1 लाख रुपए का बिल बना देते हैं। मतलब 3-4 घंटे के लिए रेडी होना है, एक ही शक्ल को तैयार करना है, उसके 1 लाख रुपए। ठीक है, वैसा हो गया। 1 लाख रुपए में तो पूरा गांव रेडी हो सकता है। ये एक इंसान को रेडी करने का इतना पैसा मांग रहे हैं। अब वो स्किल वाली चीज है ना। फिर आपको जो लुक चाहिए, वो लुक हर किसी के हाथों से आने वाला है नहीं। अब जिसके पास वो स्किल है, बोलता है कि भाई देखो वन टाइम इवेंट है, बार बार तो शादी करोगे नहीं, तो एक बार ऐसी शक्ल चमकानी है कि लाइफ टाइम याद रहना चाहिए।
तो ये 1 लाख रुपया 3 घंटे के नहीं दे रहे, अब लाइफ टाइम के दे रहे हो देखा जाए तो, वो उस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, अब लोग पे भी कर रहे हैं। मैंने बीच में देखा था एक सूरत की कोई लेडी है, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान है, जैन मारवाड़ी है, तो उनका कुछ ना वो साड़ी ड्रेपिंग का कुछ काम है, साड़ी पहनाते हैं ना, वो काम है, वो साड़ी पहनाने के हजारों रुपए ले लेती है। काफी सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, नीता अंबानी को साड़ी पहनाने गए थे, उसका वीडियो आया था, बोले साड़ी ड्रेप करने के 10 या 30 सेकंड में साड़ी पहना के आपको रेडी कर देंगे, 3 लाख रुपए चार्ज किए थे नीता अंबानी ने, 3 लाख रुपए 30 सेकंड के साड़ी ड्रेप करने के, क्योंकि बोले वो उनको जो इवेंट्स में जिस तरीके से रेडी होना है, जो परफेक्शन चाहिए, वो परफेक्शन उनकी है। अब बोले कोई भी इवेंट में अगर आप उनको बुला रहे हो तो आपको बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में वो पूरा ड्रेप करके अच्छे से रेडी कर देंगे, लेकिन थाउजेंड्स में तो वो मिनिमम चार्ज करते हैं। मतलब ये देखो, ये कौन सा प्रोफेशन हुआ, साड़ी पहनाने के पैसे मिल रहे हैं, सोचो, वो भी हजारों में लाखों में। तो सेलिब्रिटी के जो स्टाइलिस्ट हैं, अब सेलिब्रिटीज को पूरा वर्ल्ड मीडिया देख रहा है, वो एक इवेंट में जाते हैं तो कितने करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं। अब अगर उन्होंने कपड़े ठीक से नहीं पहने हो या फिटिंग अच्छी नहीं आ रही हो तो उनका तो मजाक बनेगा, सोशल मीडिया में ट्रोल करने में टाइम कहाँ लगता है, तो उनको तो इतना परफेक्ट होना पड़ता है। और अच्छा, कहीं पे भी आ रहे जा रहे वो कपड़े रहने भी चाहिए, वैसे एक बार पहना के छोड़ दिया फिर कपड़े फिटिंग वैसी रही नहीं, स्टेज तक जाते जाते पता नहीं कपड़े क्या से क्या हो गए, तो वो भी रिस्क है उनके लिए। तो ऑब्वियसली जो वो काम करके दे रहा है ना, उसका उतना परफेक्ट होना जरूरी है, तो ऐसे भी अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है। तो फिर आप सोचते हैं ये सब चीजों में करियर कैसे बनाया आदमी, सोचो। अब आप 12th के बाद आप सोच रहे हो सीए करूँ सीएस करूँ, बोले नहीं साड़ी पहनाना सीखते हैं क्या पता इसके भी लाखों रुपए मिल जाए। अब ये तो कोई बंदा काम करते करते उसका नाम हो गया होगा, उसका स्किल डेवलप हो गया, उसने उसको कैपिटलाइज करके अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। बट एज अ स्टूडेंट आपके माइंड में थोड़ी ना आएगा 12th के बाद बैठे हुए कि करियर ऑप्शन में क्या क्या है, तो उसमें ये चीज तो नहीं आएगी। चलो मेकअप आर्टिस्ट आ सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट आ सकता है, लेकिन साड़ी ड्रेप करने का किसी के माइंड में फुल टाइम करियर हुए तो बड़ा मुश्किल काम है। बट ऐसे ही चीजों को भी लोगों ने अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना के अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और कोई बुरा काम भी नहीं करना, क्या साड़ी पहनानी उसके पैसे मिल रहे, सोचो। अब यही काम वो बंदी अपने घर में रोज करती होगी, अब उसको अच्छे साड़ी पहननी आती होगी तो दूसरों को पहनाना शुरू कर दिया, उसके पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए, और लेवल देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सेलिब्रिटीज देखो, नीता अंबानी तक कोई पहुंच गया, तो बड़ी बात हो गई ना वैसे। तो ऐसे सब बहुत सारे प्रोफेशन है। तो यहाँ पे बोलने का पॉइंट वही है कि डिग्री पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी चीजें भी इसमें कवर हो सकती है। अब इसमें टर्म यूज किया वोकेशन, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज वो होते हैं जहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फॉर्मल स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है, देखो अपन जो है जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग 12th तक की पढ़ाई पूरी की है, वी आर अ फ्यू पीपल इन इंडिया। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी स्कूलिंग नहीं की, अपने लिए बहुत बेसिक है, बोले 12वीं तक की पढ़ाई तो सबने की होती, बट ऐसा है नहीं। करोड़ों में लोग हैं जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की, कोई 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा फिर स्कूल छोड़ दी, कोई 5th तक पढ़ा स्कूल छोड़ दी। तो अपने तो लकी है कि अपने को इतनी पढ़ाई करने का मौका मिला है कि एटलीस्ट अपना बेस बन गया है। अब वो लोग जिन्होंने 4th 5वीं 6वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी और आगे फिर स्कूलिंग किया ही नहीं, फिर और जॉब्स कर लिए या कुछ खेती बाड़ी का काम कर लिया, अब एक पॉइंट आ चुका है कि अपनी एज में आ चुके हैं, अब पैसे कमाने हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं की है। अब पढ़ा लिखा इंसान है नहीं और कुछ आता नहीं है, स्किल कोई सीखा नहीं है, तो फिर पैसे कैसे कमाएगा। तो एक यंग एज में आने के बाद तो फिर पैसा चाहिए ना खुद का। अब उस पॉइंट पे फिर वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कि काम क्या करूं। कोई भी काम बिना सीखे करोगे तो कैसा ही करोगे और कितना ही करोगे, कुछ तो बेसिक ट्रेनिंग किसी चीज की लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज काफी सारे लॉन्च किए हुए हैं, स्किल इंडिया मूवमेंट और ये सब चीजें निकाली गई, ठीक है, कौशल्य योजना और ये सब नाम रखे, और नाम तो बड़े बड़े रखते हैं। सरकारी योजनाओं के नाम सुनोगे तो ऐसा लगता है कि यार पहले नाम सीखूं कि पहले कोर्स सीखूं, वो पहले पूरा नाम सीख लेते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा नाम रखते हैं, कोई नेता का या कोई पुराने का नाम चिपका देंगे आगे, जैसे ऑथेंटिसिटी लगे कि इसके नाम पे हमने रखा हुआ है, और फिर पीछे कौशल्य योजना, ये योजना, वो योजना, पूरा शुद्ध हिंदी वर्ड लेके आते हैं। तो पहले तो उसका ट्रांसलेशन सीखना पड़ता है, फिर स्किल इंडिया समझ आता है, कौशल्य योजना वो हिंदी वर्ड हो गया उसका वैसे। तो ये सब स्किल इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। आइडिया वही था कि ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं किया ना, उनको उतना काम तो सिखा दो एटलीस्ट कि वो कुछ कमा सके। अब कोई बंदा ऐसा है जो 18, 20 साल, 25 साल की एज में है, उसको बोला कुछ सीखना है, तो बोला क्या करो, वोकेशनल कोर्सेज। बोला आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, बोले 5th स्टैंडर्ड तक। तो बोले चलो फिर 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस से शुरू करते हैं। अब ऐसे शुरू करोगे तो कौन से साल में उसका बैचलर डिग्री तक का सिलेबस कंप्लीट कराओगे। तो उनके लिए ना वो थियोरेटिकल पढ़ाई, राइटिंग, एग्जाम वो नेसेसरी नहीं है। उनके लिए ऐसा है कि भाई 6 महीने साल का शॉर्ट टर्म पकड़ो, उसमें उनको कोई स्किल प्रैक्टिकली सिखाओ और उतना सिखा दो कि वो काम वो कर ले। तो दैट इज कॉल्ड अ वोकेशनल कोर्स। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। इसमें आपको कंप्यूटर चलाना सिखा सकते हैं, डेटा एंट्री का काम सिखा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली का सॉफ्टवेयर सिखा सकते हैं, तो भाई बेसिक आप काम कर लो, ठीक है। वैसा है बिलिंग का सॉफ्टवेयर आपको चलाना सिखा दिया, कहीं पे इनवॉइसिंग बिलिंग का काम करना है तो किसी के बिजनेस में आप कैश काउंटर संभाल सकते हो, उतना काम आपको सिखा दिया। एसी रिपेयरिंग सिखा दिया, मोबाइल रिपेयरिंग सिखा दिया, जैसा आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अब ये सब कोर्सेज चलाने में ड्यूरेशन मंथ्स का होता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, ऐसा कुछ होगा।
और वहाँ पे थियरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस होता है कि भाई ये कमाने लायक हो जाए ना, उतना उसको सिखा के छोड़ दो, फिर आगे उसका अपना स्किल है वैसा है। तो इस टाइप के कोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल कोर्सेज। इसके बेसिस पे भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कमा रहे हो, मोबाइल रिपेयर करने वाला भी प्रोफेशनल ही है, एसी रिपेयर करने वाला भी प्रोफेशनल है, एसी सर्विस करने वाला भी प्रोफेशन ही फॉलो कर रहा है, भले उसके उसकी डिग्री हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेन इनका बोलने का यहाँ पे इंटेंशन। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आया? ठीक है, चलिए। तो ये बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया, स्टार्टिंग में यही बातें यहाँ पे बोली हुई है। इसके बाद सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 28। ये है आपका पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन, जो हम कहीं कहीं रेफरेंस में ले भी रहे थे कि भाई हर एक पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम जो है उसका एक चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन ही उस हेड ऑफ इनकम की पूरी फ्रेमवर्क या उसकी जो आगे की फ्यूचर है वो डिफाइन करता है कि कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। वो सब कुछ इस सेक्शन पे डिपेंड करेगा वैसे। तो इसके अंदर एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को इन्होंने पीजीबीपी इनकम में काउंट किया हुआ है वैसे। द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन which was carried on by the assessee at any time during the previous year। ये तो बहुत जनरल हो गया कि कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन से आपने पैसा कमाया प्रीवियस ईयर में, तो वो सारा यहाँ पे टैक्सेबल होगा। सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। किसी भी टाइप का कॉम्पनसेशन आपको मिला है या कोई पेमेंट मिला है जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो सकता है। अब इसमें कॉम्पनसेशन में एग्जैक्टली क्या क्या, सब पॉइंट्स काफी सारे हैं। पहले बोला है फॉर मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। आप किसी कंपनी में थे, मैनेजमेंट में थे, सीनियर डायरेक्टर ऐसी कोई पोस्ट पे थे जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किया था। अब कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया, कंपनी से निकाल दिया विदाउट योर फॉल्ट, कोई फ्रॉड वॉड कुछ नहीं किया था आपने। कंपनी को लगा कि हमारे पास बेटर कैंडिडेट है तो आपकी सर्विसेज की अब जरूरत नहीं, भाई ठीक है कोई इशू नहीं, बट मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 3 साल में मुझे हटाने की बात की, तो जो 2 साल का मेरा काम गया उसके नुकसान का क्या? तो कंपनी आपको कॉम्पनसेशन देगी। ये कॉम्पनसेशन जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो सकता है अगर वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो, क्योंकि ये तो सैलरी से कनेक्टेड हो गया। अब क्या होता है ना, कंपनी में एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स की कैटेगरी अलग होती है। केएमपीज जो होते हैं वो ऑफिसर्स में आते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया होता है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो दे आर वर्किंग विद द कंपनी एज अ प्रोफेशनल, नॉट एज अ सैलरीड एम्प्लॉय। तो वो जो पैसा भी चार्ज कर रहे हैं ना उसको लोग फीस बोलते हैं। तो प्रोफेशनल फीस है अगर वो, तो पीजीबीपी में भी टैक्सेबल हो सकती है। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे भी कवर किया हुआ है कि कॉम्पनसेशन बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट अगर आपको मिला है तो वो यहाँ पे पीजीबीपी में टैक्सेबल हो सकता है। दूसरा, सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं आप इंडिया में किसी की एजेंसी होल्ड कर रहे हो। एजेंसी का मतलब है कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है। अब ये ब्लू स्टार का एसी है, तो भाई मैं ब्लू स्टार का एजेंट हूँ इस एरिया में, तो ब्लू स्टार के एसी मेरे थ्रू सेल होते हैं, तो कंपनी के साथ मेरा अग्रीमेंट है, मैं उनका एजेंट हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है मेरा। अब अगर कंपनी वो एजेंसी मुझसे बिफोर द टर्म वापस ले लेती है तो उसके बदले मैं उनसे कॉम्पनसेशन मांगूंगा। वो कॉम्पनसेशन मुझे इसलिए मिला क्योंकि मेरा बिजनेस है। तो बिजनेस से कनेक्टेड कोई भी इनकम है जो बिजनेस की वजह से जनरेट हुई है तो उसको अपने पीजीबीपी इनकम बोल सकते हैं। द नेक्सस और द लिंक शुड बी विथ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला, तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं फॉर और इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। किसी भी तरीके से आप कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस मैनेज कर रहे थे जिसमें अब गवर्नमेंट ने अपना स्टेक ले लिया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल अक्वायर कर लिया, मतलब मैनेजमेंट से आपको हटा दिया और खुद मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। कंपनीज में नहीं होता, एनसीएलटी डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है, तो बोला आप चले जाओ, अब एनसीएलटी टेक ओवर करेगी। बोले सर मेरा तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आज से खत्म, जो पैसे हैं वो आप ले लो, कॉम्पनसेशन ले लो, लेकिन आपका टर्म यहाँ पे कंप्लीट। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे कॉम्पनसेशन में आ गई वैसा है। नेक्स्ट, एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन at or in connection with the termination or the modification of the terms and condition, whether revenue or capital of any contract relating to his business। आपका और मेरा कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया अपने एंड से जिसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने बोला बिफोर टर्म अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे तो मैं उसका कॉम्पनसेशन आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। तो वो जो कॉम्पनसेशन आप मुझे दोगे वो मेरे लिए बिजनेस इनकम है।
कोई भी पैसा जो मेरे पास आया है जिसका नेक्सस या लिंक या सोर्स मेरा बिजनेस है, कि बिजनेस था तो इस टाइप की इनकम जनरेट हुई, कॉन्ट्रैक्ट किया तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा तो कॉम्पनसेशन दिया, अगर बिजनेस ही नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता तो कैसा कॉम्पनसेशन मिलता? तो सोर्स तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस ही है ना, तो इसलिए टैक्सेबिलिटी बीजीबीपी में आएगी वैसे। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, उसको उस तरीके से आपको रिलेट करना है। चलो, पैसा रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का, वो सेकेंडरी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशन होती है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऐसी बहुत टाइप की होती है, टेक्सटाइल ओनर्स एसोसिएशन। अब एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, आप उस एसोसिएशन के मेंबर हो, एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स के लिए कोई इवेंट रखा है जिसके लिए पैसे चार्ज किए, ठीक है, तो वो उनकी इनकम हुई, और वो कौन से सोर्स में जाएगी? पीजीबीपी में, और बिजनेस इनकम में आएगी वैसा। तो ये सब बहुत सिंपल कैटेगरी बताई हुई है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है। इंडिया में अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हो ना, तो सरकार आपको कुछ ना कुछ कैशबैक, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट, कुछ एडवांटेजेस देती है। दैट इज द मेन पॉइंट। अब यहाँ पे बोला हुआ है, एक एग्जांपल है जैसे कैश असिस्टेंस या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक। सरकार बोलती है आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करने से क्या होता है ना, फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होता है, डॉलर्स में इनकम आती है, फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो सरकार थोड़ा बहुत टैक्स, चार्जेस, ये सब लेट गो करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उनको सामने फॉरेन रिजर्व्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो भी आपको एक्सपोर्ट के नाम पे एज एन इंसेंटिव मिली है, वो सब कहाँ पे टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में, दैट इज टैक्सेबल इनकम। दूसरा बोला आपके पास ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस जो है वो आपने सेल कर दिया, तो वो लाइसेंस सेल करने पे जो पैसा आपको मिला वो भी पीजीबीपी इनकम है, क्योंकि वो लाइसेंस आपके बिजनेस से एसोसिएटेड था। ये आपको ध्यान में रख के चलना। बोलो, बात समझ आ रही? तो ये सब पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। कोई भी चीज जो आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से मिल रही है एज अ बेनिफिट और परक्यूजिट, और अगर वो मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, तो फिर उसको अपने यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी के हेड। एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। अब सपोज ऐसा है कि आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो, क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेल रहे हो इंडियन टीम के लिए, आईपीएल में, रणजी ट्रॉफी में, ऐसा कुछ। उसमें होता है ना, वो मैच जीतते तो प्राइज मनी मिलता है। कितनी बार ऐसा होता है, कोई मोबाइल फोन मिल गया, कोई कार मिल गई, कोई बाइक मिल गई, ऐसा भी होता है। ये जो परक्यूजिट्स आपको मिलते हैं, ये यहाँ पे सेक्शन 28 में टैक्सेबल होंगे एज वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, जो है वो आपके बिजनेस की वजह से। आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको वो सारी चीजें मिली है, वो गिफ्ट नहीं है, वो आपका अचीवमेंट है। आपने मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो प्लेयर ऑफ द मैच के नाम पे आपको उन्होंने गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो वो गाड़ी जो आपको मिली है वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम में आएगी। अब गाड़ी, पैसा तो मिला नहीं है, बट गाड़ी की वैल्यू तो निकाली जा सकती है, तो वैल्यूएशन के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी आ सकती है। तो गाड़ी एक्सेप्ट आप कर लो, टैक्स आपको जेब से भरना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। चलो देखें, इसमें बोला है, सब कुछ लिखा हुआ है, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड अगर मिला है तो भी चलेगा, पूरा कैश बेनिफिट मिला है तो भी चलेगा, और पूरा इन काइंड बेनिफिट मिला है तो भी चलेगा, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, ये पार्टनरशिप फॉर्म वाला आ गया, ये तो आपने पढ़ लिया। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फर्म से पार्टनर को कोई भी नाम से पैसा मिले, तो ये सारी चीजें जो है वो उसके लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होंगी? पीजीबीपी। अपन ने बात की थी कि सैलरी में टैक्सेबल नहीं होंगी वैसे, तो वही पॉइंट यहाँ पे रेफरेंस में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन अग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिंग फीस। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिंग फीस का मतलब सिंपल ये है कि आप मुझे कॉम्पिटिशन मत दो, सेम एरिया में आके सेम बिजनेस स्टार्ट मत करो, मैं उसके लिए आपको कुछ पे करने के लिए रेडी हूँ, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन कॉम्पिटिंग फीस। ठीक है, तो ये कंडीशन। और ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे दो राइवल्स एरिया बांट लेते हैं कि भाई आपकी टेरिटरी में हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमारी टेरिटरी में आप नहीं करना, इसके बदले पैसे ले लो, लेकिन इसको जो है अपने इसी तरीके से चलाएंगे ताकि दोनों का बिजनेस अपनी अपनी जगह चलता रहे। तो दैट इज नॉन कॉम्पिटिंग फीस।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी पॉइंट बोला है उसमें, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सब की बात हो रही है। अब ये भी होता है, अब मैंने ना आपसे कोई पेटेंट लिया हुआ है, पेटेंट आपके नाम पे, मैं उसको यूज कर रहा हूँ और वही पेटेंट के बेसिस पे मैं प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहा हूँ, तो मेरे पास तो राइट्स है और मैं आपको रॉयल्टी दे रहा हूँ। बट फिर मैंने एक कंडीशन रखी कि भाई ये पेटेंट मेरे अलावा कोई और यूज नहीं करना चाहिए, एक्सक्लूसिव राइट है। क्योंकि फिर आप बाकी लोगों को भी पेटेंट दे दोगे रॉयल्टी की लालच में, तो मेरा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, और अगर कंपटीशन क्रिएट होगा तो फिर अल्टीमेटली मुझे इस पेटेंट को लेके फायदा क्या होगा। तो मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए, मैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने के लिए तैयार हूँ। एक्स्ट्रा पैसे पे करने का रीजन क्या है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये पेटेंट किसी और के साथ शेयर करो। तो बिजनेस करने के नहीं, बिजनेस ना करने के पैसे मिल रहे, तो वो भी सामने वाले के सेक्शन 28 में ही टैक्सेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आपको? बात हुई थी 3 हेड्स में टैक्सेबिलिटी आएगी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो है कौन रिसीव करेगा? अगर एम्प्लॉय रिसीव करेगा तो उसके लिए कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी में। उसकी फैमिली रिसीव करेगी तो अदर सोर्सेज में, और एम्प्लॉयर खुद रिसीव कर ले तो फिर वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? पीजीपीपी में। ये एम्प्लॉयर वाला पार्ट है, आप वहाँ लिख के रख लो उसको। बोलो, बात समझ आ रही? नेक्स्ट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये पॉइंट अभी नहीं पता चलेगा, ये है आपका पॉइंट जो कैपिटल गेन से कनेक्टेड है। वहाँ एक सेक्शन है 45 सबसेक्शन 2, वो समझाऊंगा तो उसके कंटेक्स्ट में ये समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। तो आप लिख के रख सकते हो कि सिमिलर प्रोविजन विल बी कवर्ड अंडर कैपिटल गेन। नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दी या कैपिटल एसेट का नुकसान हो गया जिसके बदले आपको इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिल गए, तो वो चीज़ यहाँ पे टैक्सेबल हो सकती है। इसमें रेफरेंस का एक सेक्शन है 35AD। अभी 35AD पढ़ा नहीं है तो ये पॉइंट भी आपको पूरा नहीं समझ आएगा, बट 35AD इसी चैप्टर में कवर होता है। जब वो सेक्शन पे आऊंगा ना तो ये पॉइंट उसमें बाई डिफॉल्ट कवर हो ही जाएगा वैसे, तो अभी आप इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो 9 और 10 पॉइंट जो है दोनों अभी एक बार साइड पे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? ये सेक्शन 28 पूरा चार्जिंग सेक्शन है, जितने पॉइंट इसमें लिखे थे वो सारे इस हेड में टैक्सेबल होंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी तो फिर किसी और हेड में जाएगी, और जो कहीं क्लासीफाई नहीं होता वो कहाँ पे होगा? अदर सोर्सेज में 56 सबसेक्शन 1 में, तो वहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ते हैं। स्पेक्यूलेशन वाले ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, लेकिन ये बाद में कवर करेंगे, उस टॉपिक को अभी रहने दो, लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद कुछ थियरी है, मैं आपको हेड पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर लैंग्वेज आप पढ़ के देखो। सबसे पहले बोला है इनकम अर्नड इन कैश और इन काइंड, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। इन काइंड अगर कोई इनकम हुई है असेट के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल के अपने उसको टैक्सेबल कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जनरली तो ऐसे ही होता है ना, बिजनेस प्रोफेशन को 1 साल के लिए थोड़ी करता है, तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हर साल कंटिन्यू होता रहेगा, वैसा सेम पॉइंट है। ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी फॉर टैक्सेबिलिटी, बिजनेस का मालिक होना जरूरी नहीं है। अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो किसी और का और उसके बदले प्रोफेशनल फीस उसे चार्ज कर रहे हो या रेवेन्यू शेयरिंग कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी पीजीबीपी में आ सकती है। वैसा है, होटल के मालिक आप हो, होटल रन मैं करता हूँ, डेली मैनेजमेंट मैं करता हूँ, और रेवेन्यू शेयरिंग हो जाता है, 40% आपका 60% मेरा, मेरे लिए भी तो ये प्रोफेशनल इनकम ही हुई। बोले नहीं, बिजनेस के मालिक आप थोड़ी, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ठीक है, मैनेजमेंट तो मैं ही कर रहा हूँ ना, वैसा हो गया। और ये सैलरी थोड़ी ना, रेवेन्यू शेयरिंग है। बिजनेस में भी लीगल और इलीगल बिजनेस कर रहे हो, पकड़े गए, तो भी जो कमाया है उस पर टैक्स तो आपसे वसूल किया जा सकता है, क्योंकि इनकम में इलीगल इनकम भी इंक्लूड होती है। ये बात अपन ने स्टार्टिंग में गैम्बलिंग वाले पॉइंट में की थी। वैसा प्रॉफिट मोटिव इज नॉट द सोल कंसिडरेशन फॉर टैक्सेबिलिटी, वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी टैक्स लगा सके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? बोले सर हम तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, बट हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का थोड़ी है,
बोले हमें पता है आपका इंटेंशन जो भी हो, पर कमा तो रहे हो ना, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं कमाओगे ना तो नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन कमाओगे तो देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है वैसे। और लास्ट में बोला है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सेपरेटली फॉर ईच बिजनेस, वो तो हो गई। अब एक पर्सन है, उसके मल्टीपल बिजनेसेस है, तो हर बिजनेस के लिए कंप्यूटेशन सेपरेटली किया जाएगा वैसा। तो भाई हेड ऑफ इनकम सेम है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम अलग है। तो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस भी है, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस भी है, तो दोनों बिजनेसेस आते पीजीबीपी में ही है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट हो गया। तो दिस इज विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम बट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, वैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी जनरल थियरी है, आप इसको अभी पढ़ना है तो एक बार लैंग्वेज गो थ्रू करके खत्म करो, फिर उसके बाद आगे का ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटेशन। वो पूरे सेक्शंस लाइन में आएंगे, तो इतना एक बार पढ़ लो, सिंपल थियरी, और कोई वर्ड टू वर्ड एग्जाम के लिए लर्न नहीं करना, जनरल बातें याद रखनी, वैसा देख लो एक बार। थियरी कंप्लीट हुई, कुछ लैंग्वेज में डाउट, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ से ना कंप्यूटेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा कि भाई एग्जैक्टली पीजीबीपी में इनकम टैक्सेबल कैसे होती है, कैसे नहीं होती, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें आपको सेक्शंस की रेंज बता देता हूँ। इसको इस तरीके से समझना है, एक पीएनएल अपने बिजनेस में बनाते हैं, तो एक तरफ आपको क्या दिखता है, इनकम वाला पार्ट, दूसरी तरफ खर्चे। ठीक है, वैसा है। इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में, वो आपको सेक्शन 28 तो बता ही रहा है। ठीक है, खर्चे सामने कौन कौन से क्लेम करने को मिलेंगे वो आगे के सेक्शंस बता रहे हैं, जिसकी रेंज यहाँ पे दे रखी है 30 से लेके 43D, लेकिन हम पहले इस ब्लॉक को यहाँ पे रोकेंगे 30 to 38, धीरे धीरे सेक्शंस को ऐड ऑन करेंगे। सेक्शन नंबर के बिना ये चीज को पढ़ना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सेक्शन नंबर याद नहीं रखोगे तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो पूरा ओरिएंटेशन बनेगा ही नहीं कि क्या चीजें कवर होती है और क्या नहीं होती। तो नंबर्स पे तो फोकस करना ही चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस से आने वाली जो पीजीबीपी इनकम होती है उसमें आप ग्रॉस इनकम के ऊपर टैक्स थोड़ी पे करोगे, इस पर टैक्स पे करोगे तो कुछ ज्यादा महंगा नहीं पड़ जाएगा। भाई एक कॉमन लॉजिक है, कमाया है पैसा ठीक है, बट कमाने के लिए खर्चा भी तो किया है, जो बचत होगी उसमें से टैक्स दूंगा ना। ग्रॉस टर्नओवर पे टैक्स देने बैठूंगा तो मुझे कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोला ये जो इनकम है आपकी, उसके सामने आपके जो खर्चे हुए हैं, रेलेवेंट एक्सपेंसेस, वो सारे आप एक्सपेंसेस क्लेम करो, लीगली क्लेम करो, वैलिडली क्लेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, जो यहाँ पे दिखता है ना नेट प्रॉफिट, वो आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है, और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा जो भी आपका स्लैब रेट या फ्लैट रेट लगता है उससे। तो ये लॉजिक है जो हमें यहाँ पे देखना है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आ रहा है? अब कौन कौन से एक्सपेंसेस क्लेम करने को मिलेंगे उसके लिए ये सारे सेक्शन है, 30 है, 31 है, 32 है, पूरी लिस्ट चलेगी, इस ब्लॉक के बीच में रहेंगे। तो ये लिस्ट हमें पहले देखनी है। तो अभी जो लिस्ट हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे कि भाई ये खर्चा जो आप क्लेम कर सकते हो। एक कॉमन सिनारियो ले लो, मेरा एग्जांपल ले लो, मैं प्रोफेशनल इनकम वाली कैटेगरी में पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रहा हूँ, आपसे जो फीस चार्ज कर रहा हूँ वो मेरी इनकम है, बट उस टोटल फीस के ऊपर मैं थोड़ी ना टैक्स पे करूंगा। आपको पढ़ाने के लिए या ये फीस कमाने के लिए मुझे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है या नहीं? प्रीमाइसिस का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेटअप किया है, स्टाफ सैलरी है, क्लीनिंग स्टाफ सैलरी है, जेरोक्स का प्रिंट आउट का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, ये सब खर्चे भी तो हो रहे हैं। उन खर्चों को माइनस करने के बाद जो हाथ में बचेगा वो मेरी असली इनकम है ना। तो टैक्स तो मैं उस पर पे करूंगा जो एंड में बचा रहा हूँ, जो आपसे कलेक्ट कर रहा हूँ उस पर मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। क्लियर हो रहा है? सेम चीज हर बिजनेस में एप्लीकेबल होने वाली है, यही वो पीएनएल की बात यहाँ पे हो रही है, समझ आ रही? तो ये साइड जो है उसके साथ साथ ये साइड भी देखनी पड़ेगी, और जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका कवर हो गया। दिस इज रिलेटेड टू योर बिजनेस इनकम। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस को ना ब्लॉक में कवर करते जाएंगे, याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक है सेक्शन नंबर 30 और दूसरा है सेक्शन नंबर 31, ये दो सेक्शंस का ब्लॉक में स्टार्टिंग में ले रहा हूँ। इसमें इन्होंने बात की है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, विच इज रिलेटेड टू बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब आपकी बिजनेस प्रीमाइसिस। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू योर ऑफिस प्रीमाइसिस या बिल्डिंग प्रीमाइसिस।
और सेक्शन नंबर 31 जो है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहा है, रिलेटिंग टू प्लांट एंड मशीनरी, रिलेटिंग टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। एक जैसे सेक्शंस हैं, खाली असेट अलग अलग है और बहुत सिंपल से। एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये प्रीमाइसेस है, ये स्पेस जो है अगर मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं ये प्रीमाइसेस रेंट पे लेके यूज कर रहा हूँ। अब मेरे केस में प्रीमाइसेस रेंटेड प्रॉपर्टी है, मेरी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस प्रीमाइसेस को मेंटेन करने में मेरा कुछ खर्चा हो रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा खर्चा रेंट है। रेंट बिजनेस एक्सपेंस में काउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। सेक्शन 30 मुझे ये चीज अलाउ करता है। अब बिजनेस प्रीमाइसेस से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसमें एक खर्चा है रेंट का। अगर लेट आउट वाली प्रीमाइसेस है तो ओन्ड होगी तो अलग बात है, वहाँ रेंट नहीं आएगा, बट इसमें रेंट आएगा। रेंट के साथ साथ कुछ मेंटेनेंस आ सकता है, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस आ सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे कवर हो सकती है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स या आपने वेरा बिल बोलते हैं, ओनर नहीं पे कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ। दोनों ऑप्शन है। अगर ओनर पे करे तो उसको एचपी में डिडक्शन मिलता है, लेकिन टेनेंट पे करे तो उसके लिए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। और भी एक एक्सपेंस है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है पॉसिबल। मेंटेनेंस मतलब कोई मैं फिक्स चार्ज पे कर रहा हूँ, अगर तो रिपेयर्स का कुछ खर्चा आ गया वो मैंने अपनी पॉकेट से करा दिया। ये सारे एक्सपेंस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड एक्सपेंसेस हैं और इसका मुझे डिडक्शन सेक्शन 30 अलाउ करता है। इसमें मैंने खास हाईलाइट किया रेवेन्यू एक्सपेंसेस ओनली। कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 में कवर नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपने शायद अकाउंटिंग की थियरी में पढ़ा ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने से कम टाइम के लिए मिलता है, जो रिकरिंग नेचर के हो सकते हैं। तो वो सारे खर्चे आप यहाँ पे क्लेम कर लो। ये सारे देखो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही? अच्छा, दूसरा इंस्टेंस, बोले सर ये जगह आपकी खुद की होती तो फिर रेंट तो लगता ही नहीं, मेजर खर्चा ही माइनस हो गया। मेजर खर्चा तो रेंट है। फिर बोले आपका टैक्स ज्यादा नहीं आएगा, और उसके बदले एक दूसरा ऑप्शन है, अगर मेरी प्रीमाइसिस खुद की ओन्ड प्रीमाइसिस है तो मैंने उसको खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा ना। ये बिल्डिंग खरीदी होगी, फ्लोर खरीदा होगा, तो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, वो भी तो खर्चा तो हुआ ही है। उसका डिडक्शन मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। और डेप्रिसिएशन का अलग से यहाँ पे सेक्शन है 32, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए सेपरेट सेक्शन है। तो अगर बिजनेस प्रीमाइसिस पे मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो सेक्शन 30 मुझे उसका डिडक्शन देता है। लेकिन अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो मुझे 32 उसका डिडक्शन अलग से देता है इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ऐसा नहीं है खर्चा क्लेम करने को नहीं मिलेगा, लेकिन कौन से सेक्शन में क्लेम करने को मिलेगा वो डिफरेंट है। इसलिए मैंने बोला बिना सेक्शन नंबर के शुरू करने का मतलब ही नहीं। अब बात समझ आ रही? क्लियर हो? तो बहुत ईजी सा सिंपल सा प्रोविजन। अगर आपके माइंड में पॉइंट्स है तो लैंग्वेज का तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 31 कॉपी पेस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन असेट कौन सी? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। फैक्ट्री है मेरी तो मशीन्स पे खर्चा होता होगा। साथ में एडमिन ऑफिस है तो ऑफिस के ऊपर भी एक्सपेंस होता होगा। एडमिन स्टाफ जहाँ पे बैठा है, बाकी की टीम जहाँ पे काम कर रही है, तो वो जो ऑफिस प्रीमाइसिस है उसमें भी तो मेंटेनेंस का कॉस्ट लग ही रहा होगा। छोटी बड़ी चीजें होंगी, तो वो सारा जो खर्चा है यहाँ पे आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में तो रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस लगता ही रहता है। ऑब्वियस, अगर आप प्रोडक्शन के लिए मशीन यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आता ही रहेगा, ये इम्प्लाइड सी बात है। वैसा है तो वो मेंटेनेंस यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। ऑफिस फर्नीचर के ऊपर कोई खर्चा हो रहा है तो वो सब आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, जितना भी रेवेन्यू नेचर का है। अगेन इसमें भी ऐसा है कि प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी, नया प्लांट परचेज किया, तो न्यू प्लांट परचेज किया, उसकी तो लाइफ होगी 5 साल 10 साल। वो कौन सा खर्चा हो गया? कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर का खर्चा होगा तो उसका डिडक्शन कहाँ मिलेगा? 32 में इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस के जो रेगुलर रनिंग एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? सिंपल है, एकदम कॉमन सेंस वाली चीज है। अब देख लो थियरी में जो ये चीजें लिखी हुई है, अंदर लैंग्वेज में कुछ बचेगा ही नहीं ऐसे जो आपको समझ नहीं आए। सेक्शन 30 मैंने बताया, सेक्शन 31 बताया, पेज 78 पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? बीच में एक सेक्शन है 38, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कोई असेट कंप्लीटली अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे हो,
तो फिर आप उसका पूरा खर्चा अपने बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ, जैसे अपन ने रेंट की बात की थी ना, बिल्डिंग की, तो ये पूरी बिल्डिंग मैंने रेंट पे ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फ्लोर है। अब मैंने क्या किया, 2 फ्लोर पे क्लासेस बना दिए, 1 फ्लोर पे अपना घर बना दिया, बेस्ट हो गया, ट्रैवलिंग का झंझट नहीं, अब पेट्रोल की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, ईवी गाड़ी तो चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बिल्डिंग है, मैं ऊपर नीचे घर और क्लास बना दिया। काफी लोगों ने ऐसे सेटअप किए हुए हैं जिनके बंगलोज है या फिर ग्राउंड टच प्रॉपर्टीज है, उन्होंने वैसे ही किया है कि अपनी प्रीमाइसेस में क्लासेस बना दिए और 1 फ्लोर पे अपना घर बना दिया, तो आने जाने वाला कोई झंझट ही नहीं है। अब ये पूरी प्रीमाइसेस रेंटेड है, रेंट तो मैं एक साथ पे कर रहा हूँ, लेकिन क्या पूरी प्रीमाइसेस बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो क्या मैं पूरा रेंट बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम कर सकता हूँ क्या? तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो किस बेसिस पे लेंगे, कोई तो कॉमन लॉजिक निकलेगा। 3 फ्लोर है, 2 फ्लोर क्लासेस के लिए यूज हो रहे हैं, एक पर्सनल यूज है, रहने के लिए यूज कर रहा हूँ फैमिली के साथ, वो बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी ना होगा। तो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा वो मेरा पर्सनल खर्चा है, लेकिन बाकी का 2/3 तो मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ ना। तो जितना भी रेंट मैंने पे किया है प्रॉपर्टी का, जितना भी उस पर मेंटेनेंस लग रहा है, जितना भी टैक्स आ रहा है, वो सब कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा भाई, 2/3 और 1/3। क्योंकि अपने एग्जांपल में 1/3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो रेसिडेंशियल है, और 2/3 जो है वो बिजनेस एक्सपेंस। बात समझ आए? तो सेक्शन 38 बोलता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ऐसे ही बटेगा, रेंट का एक्सपेंस भी ऐसे ही बटेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी ऐसे बटेगा, मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा भी उस तरीके से ही काउंट होगा, सुटेबल रेशियो में। सुटेबल रेशियो में आप अपने आप काउंट कर लेना। डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन होगा आपके रेशियो कैलकुलेशन से, तो वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करेंगे। बोलो, क्लियर है? नोशनल रेंट का मतलब है कि जो रेंट आपने एक्चुअल में पे किया नहीं है, दैट इज अ नोशनल रेंट। कहाँ पे पॉइंट बताओ ना, तो मैं उसके कंटेक्स्ट बता दूं। अच्छा, नो नोशनल रेंट इज अलाउेबल फॉर ओन्ड प्रॉपर्टीज। हाँ, वो जो प्रॉपर्टी ओन्ड है, जैसे अब ये प्रीमाइसेस मेरी खुद की है, मैं डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ सर इतनी प्रीमाइसेस मार्केट में किराए पे लेने जाओ ना, महीने का 50,000 किराया होता है, तो मेरी जगह है तो मेरा किराया तो लग नहीं रहा, बट खर्चा तो क्लेम करूंगा ना। बोले भाई ऐसा नहीं होता, आपकी जगह खुद की है ना, किराया भर नहीं रहे हो ना एक्चुअल में, तो कोई रेंटल एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। आप 32 में डेपरी ले लो ना, हम क्या मना कर रहे हैं? 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ले लो 10% डेप्रिसिएशन, 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो क्लेम करने को आपको, तो बात वही होगी ना। 50,000 महीने का किराया क्लेम कर रहे हो, साल का 6 लाख, उसके सामने डेप्री क्लेम करने को मिल रहा है जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, मना नहीं कर रहे। तो आप अपनी खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी का नोशनल रेंट एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते कि अगर किराए पे होती तो इतना किराया लगता ना, वो लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे। आप उसके बदले डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बोलो, कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? तो ये हो गया आपका 30, 31 और कॉमन सेक्शन 38। चलिए आगे टॉपिक कंटिन्यू ही कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 32 है। सेक्शन 32 आज पूरा नहीं कराऊंगा, थोड़ा बड़ा सेक्शन है, बेस समझा देता हूँ, एटलीस्ट थियरी पार्ट जो है वो समझा देता हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे। 32 इज डेप्रिसिएशन। अभी चल ही रहा था, वो कंटिन्यूटी में ही है कि भाई लॉजिक क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप अपने बिजनेस असेट्स पे कर रहे हो तो आप उसको हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन के फॉर्म में क्लेम कर सकते हो। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के फॉर्म में ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसी कंटेक्स्ट में चीजें आगे चलने वाली, तो यू नो द टॉपिक एग्जैक्टली है क्या। मेथड्स भी आपने पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, वही मेथड्स की बात यहाँ पे भी हुई है। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 99% केसेस में जो डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते हो वो WDV मेथड से होता है, SLM मेथड से नहीं होता है। SLM मेथड्स 1-2 केसेस में ही अलाउ किया गया है। वन ऑफ देम इज पावर जनरेशन बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी वाले बिजनेस से जो कंपनीज कनेक्टेड है, टोरेंट पावर है, अदानी पावर है या NTPC है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब एंटिटीज को अलाउ किया गया कि आप SLM बेसिस पे डेप्री क्लेम कर सकते हो। बाकी की सारी एंटिटीज के लिए क्या लॉजिक लगाया कि भाई आपको WDV ही फॉलो करना है। उसके रेट्स भी इन्होंने प्रिस्क्राइब किए। आप मन चाह रेट डेप्रिसिएशन का नहीं लगा सकते, नहीं तो लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। प्रॉफिट कम दिखाना है, डेप्री ज्यादा ले लो, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, डेप्री कम ले लो। अब कोई ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिखाएगा? लोन लेने के लिए, बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर को ज्यादा वैल्यूएशन दिखा के ज्यादा पैसे लेने के लिए, तो लोग मैनिपुलेशन करेंगे। बोले इनकम टैक्स एक्ट में हम फिक्स कर देते हैं कि इस टाइप की असेट पे इतना ही डेप्री आपको एनुअल बेसिस पे मिलेगा। परसेंटेज फिक्स कर देने से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये पॉइंट।
चलिए आगे और पॉइंट्स देखें। डेप्रिसिएशन क्लेम करना हो तो क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ये थियरी और हेड पॉइंट वाले टॉपिक से सिंपल है। पहले तो बोला असेट को क्लासिफाई कर दो। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल, ये सब आपने सुना भी होगा। टेंजिबल असेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, विजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब कि जो ऑन पेपर या एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, जो चीजें एग्जिस्ट तो करती है लेकिन फिजिकली नहीं, ऑन पेपर हो गई, दैट इज इनटेंजिबल। फिर बोला डेप्रिशिएबल असेट, अप्रिशिएबल असेट। लैंड इज एन अप्रिशिएबल असेट, क्योंकि जमीन की कीमत हमेशा समय के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। बाकी की चीजें डेप्रिशिएबल है। ये सब क्लासिफिकेशन करने के बाद ही आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए। दूसरा बोला ओनरशिप वर्सेस लीज। किराए की जगह का थोड़ी ना डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो तो मालिक को मिलेगा, किराएदार को तो मिलेगा नहीं। ओनरशिप होनी जरूरी है। तो ये पॉइंट क्लियर किया। इसमें हमने ऐसी बात की थी कि हो सकता है कि आपकी जमीन लीज पे हो बट प्रीमाइसिस आपने बनाई है ऊपर, तो प्रीमाइसिस का डेप्री तो आप ले सकते हो ना। जमीन लीज पे है तो जमीन आपके नाम पे नहीं है, और जमीन वैसे भी अप्रिशिएबल होती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर बनाया है वो तो डेप्रिशिएबल है। बिल्डिंग तो एक दिन खत्म हो जाएगी, तो उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। वैसे तो जमीन के ओनर नहीं भी हो ठीक है, स्ट्रक्चर के ओनर हो तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो। बिजनेस के लिए यूज होने वाली असेट्स का ही डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, ये भी इम्प्लाइड है। आपका घर है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते। जो असेट बेच दी, जो आपके पास है ही नहीं, उस पर कैसे डेप्री क्लेम करोगे, ये सब कॉमन सेंस वाली बात है। WDV वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिर बोला है कि अगर आप कोई असेट परचेज करते हो बिजनेस के लिए, तो उसका जो पेमेंट करते हो ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। आपने 10 लाख रुपए का प्लांट इंस्टॉल किया और 10 लाख रुपए बैग भर के कैश दे दिए, डिपार्टमेंट बोलेगा हम इसका खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। क्यों ऐसा भाई, कैश इतना सारा क्यों दिया? जब इतना बड़ा पेमेंट करना ही था तो चेक था, ऑनलाइन था, RTGS था, NEFT था, पेटीएम कर देते, गूगल पे कर देते, हम मना नहीं करते, लेकिन एंट्री तो दिखाओ। 10 लाख रुपए कैश, इतना सारा कैश सर्कुलेट करने की जरूरत क्या है? तो सरकार वैसे भी कैश को कंट्रोल में रखना चाहती है, अपने लिए, उनके लिए नहीं वैसा, ठीक है। तो बोला पब्लिक इतना कैश यूज करेगी वो सही नहीं है, हम लोग इलेक्शन में यूज करेंगे वो अलग बात है। बोला एक लिमिट लगा देते हैं। बिजनेस एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10,000 रुपए से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन है तो कैश में अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने किया पेमेंट तो उसका आपको बिजनेस में कोई डिडक्शन, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा वैसा। तो ये लिमिट बहुत जगह आपको इस चैप्टर में दिखने वाली, 10,000 रुपए वाली, एंड में अपने आप याद हो ही जाएगी। और जो इसका लास्ट पॉइंट है उसमें बोला है अगर कहीं बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है इन बिटवीन द ईयर, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, LLP है, प्रीडिसेसर सक्सेसर वाला कैटेगरी है, तो बोला डेप्रिसिएशन प्रो रेटा बेसिस पे दोनों पार्टीज क्लेम करेंगी। मान लो ऐसा कुछ है कि 1 जुलाई को मैंने अपना प्रोप्राइटरी बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया, अब मालिक आप हो बिजनेस के, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक तो मैं मालिक था, या 30 जून तक, तब तक का डेप्री मैं क्लेम करूंगा, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक का आप क्लेम करोगे। ये प्रॉब्लम इसी साल आने वाला है, अगले साल से तो इशू आएगा नहीं। तो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे अपॉर्चनमेंट होगा, ये मेन नोट करने वाली बात यहाँ पे है। चलो, अमालगमेशन मर्जर में भी ऐसी चीजें सामने आती है। तो ये सब थियोरेटिकल कंडीशंस है जिसमें आपने हेड पॉइंट भी पढ़ा होगा ना, तो एग्जाम के दिन पे इनफ हो जाएगा। अंदर पूरा लैंग्वेज में लास्ट डे पे नहीं जाना पड़ेगा, पहले आप पढ़ के रख लो, उसका इशू नहीं। अब देखो रेट्स की बात जो मैं कर रहा था कि डेप्री के रेट्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, वो रेट्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। एक बार आज पढ़ के आने, क्योंकि ये याद रहे तो अच्छी बात है, बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। कितनी बार समझ में वो लोग रेट दे भी देते हैं, बट जनरल रेट्स पता होने चाहिए। जैसे भाई बिल्डिंग पे 5 से 10% है, फर्नीचर पे 10% है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, तो ऐसा कैटेगरी वाइज पता होना चाहिए। इंटेंजिबल्स पे 25% है, शिप्स के ऊपर 20% है, वैसे सब बोला हुआ है। और वुडन स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, ये सब पे 40% है। तो ऐसी कुछ 8-10 कैटेगरी बनती है। एक बार आप रीड भी कर लो, फिर वापस से भी डिस्कस कर लेंगे, तो आई ट्राई कि आपको याद हो जाए। ऐसा बोलो, पता चला? तो ये रेट्स मैंडेटरी। अब यहाँ तक अपन ने डेप्रिसिएशन की बेसिक थियरी देख ली है। इसके बाद आगे जो है उसमें ब्लॉक ऑफ असेट और वो सब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। डेप्री आज पूरा खत्म नहीं होगा, रिमेनिंग चीजें फिर कल कंटिन्यू कराऊंगा। जितना करवाया उसमें कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर हुई है चीजें? ठीक है, एक बार थोड़ा गो थ्रू करके आना। बड़ा हेड है, 3-4 दिन 5 दिन चलेगा, तो अगर आप साथ साथ में उसको पढ़ते रहोगे ना, तो आपका भी वो पक्का होता जाएगा। फिर मैं 4 दिन 5 दिन पढ़ाऊँ, फिर आप शुरू करोगे ना, तो ऐसा लगेगा यार ये तो पता नहीं कब पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा।
डेली पढ़ लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, अगले दिन आओगे तो उतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार पार्ट ऑफ द चैप्टर जो पढ़ा है वो हमारा कंप्लीट है, साथ साथ में चल रहा है। तो बड़े चैप्टर्स में ना साथ में चलना चाहिए, ईजी रहता है वो। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट कल देख लेते हैं।